Hello everyone, very good evening to all of you. Good evening everyone. Harry, Satyaprakash, Om Prakash, Sumit, Ajit, Shubhangi. Very good evening. Am I audible to everyone? Is audio, video okay? एक बार बता दीजिए मेरी आवाज क्लियर आप तक पहुंच रही है? गुड इवनिंग अंजलि, अक्षत, अतुल, रघुवीर, नरसिंह. वेरी गुड इवनिंग एवरीवन. चले, सब कुछ ओके है? आइए, ऑल इज वेल. चलो भाई, तो हम बात कर रहे थे लिसनिंग स्किल्स के ऊपर और आज एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी भी हम करने वाले हैं इस सेशन के अंदर, क्योंकि हमारा जो अगला टॉपिक था वो था हाउ टू थिंक इन इंग्लिश, और उसके बारे में हम बात करेंगे, राइट. और उस एक्टिविटी के अंदर मैंने कुछ 7 साल पहले सोचा था, कुछ लिखा था, वो आज आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, सो दैट आप भी सोच सकते हैं कि किस तरीके से आप अपने विचार को इंग्लिश में राइट कर सकते हो. ठीक है, और उसमें जो भी चीजें हमने अभी तक सीखी हैं उसका भी हम एप्लीकेशन देखेंगे. लेकिन उसके पहले मैं जरा एक बार आपसे पूछना चाहूंगा, इन यस्टरडेज क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट द aspect of vocabulary, right? The technicalities of vocabulary, like all those parameters we discussed, like connotation, collocation, denotation, right? vocab में क्या होते हैं, कैसे आप समानार्थी शब्दों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करें. एंड द सेकेंड थिंग वाज दैट हाउ टू रिमेंबर वर्ड्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. तो आई थिंक ये दोनों एस्पेक्ट आपको क्लियर हैं और आप उस पर काम करना शुरू कर दिए होंगे. थैंक यू ओम प्रकाश. योर टीचिंग स्टाइल इज वेरी गुड. Gautam sir, my vocabulary is not good. Please suggest any book or class. Tell me. Gautam, there is a specific batch of vocabulary special of mine, right, on Careerwell app. You can buy that particular batch. ठीक है, सो आओ अब जरा सीधे काम पे चलते हैं. यस, ये देखो आप, ये मैंने ब्लॉग लिख रखा है काफी पहले. डेट आपको अगर दिख रही हो, यहां पे दिख भी रही होगी, 7 अक्टूबर 2014. और हमारे इस स्पोकन के अंदर पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी एक टॉपिक है. यस आर नो? पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज ऑल्सो अ टॉपिक. सो जब आप कह रहे थे कि हाउ टू थिंक इन इंग्लिश, ये दिक्कत कितने लोगों को आती है और किस तरीके से आती है, जरा उसको हम समझने की कोशिश करते हैं. क्या दिक्कत आती है आपको इंग्लिश में सोचने में? टेल मी. अब आप यहां पे देखेंगे कि मैंने ये 7 अक्टूबर 2014 का लिखा है, satyendrtiwari.blogspot.com. ये साइट का नाम है, राइट. 6 बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट. जरा समझना, ध्यान से समझना. पर्सनालिटी के ऊपर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. पर्सनालिटी वर्ड कम्स फ्रॉम पर्सोना विच मीन्स मास्क इन लिटरल सेंस. अब जैसे हमने बात की, वोकैब के अंदर एक वर्ड आया था डिनोटेशन. डिनोटेशन का मतलब होता है वर्ड का लिटरल मीनिंग क्या है. व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ दैट वर्ड? दैट इज कॉल्ड डिनोटेशन. लाइक इन इंग्लिश देयर आर 2 वर्ड्स, और हो सकता है हमने कभी न कभी जरूर डिस्कस किया हो. लाइक द वर्ड इज डेक्स्टर एंड सेकेंड वर्ड इज सिनिस्टर. द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड डेक्स्टर इज राइट हैंड एंड द लिटरल मीनिंग ऑफ द सिनिस्टर इज लेफ्ट हैंड. क्या ये लिटरल मतलब है? नहीं. आप डेक्स्ट्रस वर्ड करते हो जिसका मतलब स्किल्ड होता है, तो स्किल्ड मतलब हम पढ़ते हैं डेक्स्ट्रस का. वहीं से एम्बी डेक्स्ट्रस आता है जिसके दोनों हाथों में कुशलता है. बट द लिटरल मीनिंग ऑफ डेक्स्टर वॉज राइट हैंड. तो ये इनके लिटरल मीनिंग थे. लेकिन क्योंकि दाएं हाथ से काम करने वाले को हमारे समाज में कुशल माना गया, बाएं हाथ से काम करने वाले को यह माना गया कि भगवान का कुछ अभिशाप होगा, तो उसको, उसके लिए क्या हो गया, वो नेगेटिव हो गया. सिनिस्टर का मतलब हो जाता, डेक्स्टर का अपोजिट सिनिस्टर, जिसका मतलब हो जाता है इवल, बैड. ये आपके पेपर्स में भी बहुत पूछा जाता है. तो पर्सनालिटी वर्ड कम्स फ्रॉम पर्सोना विच मीन्स मास्क इन लिटरल सेंस. मास्क इज जस्ट लाइक अ पील ऑफ अ फ्रूट एंड पील डज नॉट होल्ड एनी सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स ओन. जब मैं बोल रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना है आपको, लिसनिंग स्किल्स की बात है. अगर मैं इसी लाइन को इस तरह से पढ़ता हूं, मास्क इज जस्ट लाइक अ पील ऑफ अ फ्रूट एंड पील डज नॉट होल्ड एनी सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स ओन. दिस इज व्हाट? दिस इज मोनोटोनस. दिस इज मोनोटोनस. और इसमें क्या है कि मैं सांस भी नहीं ले पा रहा प्रॉपर.
सांस की भी प्रैक्टिस हम आगे करेंगे, किस तरीके से आपके ब्रीदिंग का रोल होता है अच्छी स्पीकिंग के अंदर। अब जैसे मैं अभी जब मैं एक सांस में बोल रहा था तो इट्स ओन तक आते आते मेरी आवाज अपने आप दब जाएगी। जैसे मास्क जस्ट लाइक अ पील ऑफ अ फ्रूट एंड पील डज नॉट होल्ड एनी सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स ओन। अब जैसे बहुत सारे लोग फ्लुएंसी पे बहुत जोर देते हैं कि सर मैं फ्लुएंट स्पीकर नहीं हूं। फ्लुएंसी शुड नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ द स्पीकिंग और द वेट ऑफ द वर्ड विच इज रिक्वायर्ड। जिस शब्द पे जितना जोर देना है वो आपको देना है। कहीं ऐसा ना हो कि तेज बोलने के चक्कर में जो मतलब वो शब्द या फ्रेज या लाइन बताना चाह रही है आप वो पहुंचा ही नहीं पा रहे, देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ दैट फ्लुएंसी। सो मास्क इज जस्ट लाइक अ पील ऑफ अ फ्रूट एंड पील डज नॉट होल्ड एनी सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स ओन। The glow what peel reflects is because of the fruit which is embedded with this. We can't keep the peel shining and glowing by sprinkling the water if the fruit is rotten. So, likewise, personality is not like wearing a certain kind of mask all the time. Mask is only relevant as long as we are playing a certain role. After completion of that role, we need to unmask ourselves. Otherwise, we start feeling bored. And this is the main reason of the epidemic which is known as boredom, particularly in the privileged class all across globe. This was written by me on 7th October 2014. आपको क्या इस बात का मतलब समझ में आया या नहीं आया? बिल्कुल आसानी से समझ में आया। अब क्योंकि जैसे देखो, जब आप सोचने की बात करते हो ना तो सबसे पहले उन टॉपिक्स के बारे में सोचना शुरू करो जिसपे तुम्हारी कमांड है। अब जैसे क्योंकि मेरी स्टडीज हमेशा से इंसानों के साथ जुड़ी रही, उनकी पर्सनालिटी, उनकी थॉट प्रोसेस, उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स, मैं हमेशा से इन चीजों के लिए पैशनेट रहा हूं कि भाई मुझे अपनी जिंदगी में जितने लोगों को मदद कर सकता हूं मुझे करना है जिस भी कैपेसिटी के अंदर। तो मेरी थॉट प्रोसेस उन सारे टॉपिक्स की तरफ, चाहे वो लीडरशिप है, साइकोलॉजी है, राइट, आपकी स्किल्स हैं, किस तरीके से आप बेहतर हो सकते हैं, उधर मैं सोचता रहा। और फिर उन थॉट्स को पेपर पे नोट करना। आपको क्या लगता है पेन उठाया होगा और मैंने लिख दिया ये सारा? नहीं, लिखा होगा लैपटॉप पे, 2 दिन 3 दिन लगा होगा तब ये फाइनल वर्जन तैयार होता है कि कौन सा वर्ड कहां पे लगाना है, कैसे लगाना है, क्योंकि आप ब्लॉग लिख रहे हैं। हाँ जी, वर्ड पर मिनट के ऊपर भी हम आएंगे। तो ये बात सभी को समझ में आ गई? आइए थोड़ा सा और समझते हैं इसको गहराई से, और ये कैसे अपना मास्क निकाल करके खुद को देख रहा है। मास्क इज जस्ट लाइक अ पील ऑफ अ फ्रूट। पर्सोना जो शब्द है उसका मतलब मास्क होता है, लिटरल मीनिंग यही है इस शब्द का, जिससे पर्सनालिटी वर्ड आता है। मास्क इज जस्ट लाइक अ पील ऑफ अ फ्रूट। पील का मतलब क्या है? छिलका। मास्क जो है वो एक फल का छिलका मात्र होता है, पील होता है बस। एंड पील डज नॉट होल्ड एनी सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स ओन। आया ना? क्या कभी किसी छिलके का कोई अपने में कोई मतलब है? There is no importance of peel. The glow what peel reflects is because of the fruit which is embedded with this. अब आप अगर मान लो एप्पल खा रहे हैं, एप्पल को अगर आपने 2 दिन 3 दिन घर में रखा हुआ है ला करके बाजार से, तो उसके छिलके पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर मान लो आपने एप्पल के छिलके को, सेब के छिलके को छिल करके उसके बाद सेब खाया, जो कि खाना भी चाहिए, आजकल छिलकों में पता नहीं क्या क्या लगाते हैं, वैक्सिंग होती है, तो अगर आप उस छिलके को थोड़ी देर आपने रख दिया तो आपको दिखाई देगा कि वो छिलका जो है बिल्कुल सिकुड़ चुका होता है। जबकि आपने 4 दिन से एप्पल रखा था, उस छिलके पे कोई फर्क नहीं पड़ा था। क्यों? क्योंकि वो फल के साथ जुड़ा हुआ था। तो एक छिलके का अपना कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। उस छिलके में जो आपको चमक दिखाई दे रही, और पूरा मार्केट सिर्फ छिलके को चमकाने में लगा है। इंसान अपने को चमका रहे हैं, छिलके, अपने छिलकों को लीपापोती कर रहे हैं, कैसे मैं बेहतर दिखूं और फिल्टर लगाऊं और लीपापोती करूं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाऊं, कैसे सुंदर दिखूं। ये जो चल रहा है पूरा मार्केट, वो अब चीजें कहां तक पहुंच गई? वो आपके खाने तक पहुंच गई। तो इसीलिए नकली सब्जियां कलर करके, स्प्रे करके वो आपको दी जा रही हैं, जो कि जहर है। लेकिन क्योंकि हमारी जिंदगी में मास्क और मुखौटे का इतना ज्यादा रोल बढ़ गया कि वो हमें हर जगह चाहिए, हर जगह वो नकलीपना, उसकी यहां पे बात करी जा रही है कि मुखौटे का कोई अपना महत्व नहीं है, उस छिलके का कोई महत्व नहीं है। वी कांट कीप द पील शाइनिंग एंड ग्लोइंग बाय स्प्रिंकलिंग द वाटर इफ द फ्रूट इज रॉटन। भाई तुम्हारा अगर फल सड़ चुका है, तुम अंदर से एज ए इंडिविजुअल परेशान हो,
बेचैन हो, तो क्या तुम बाहर से नकली नाटक कितनी देर कर पाओगे? सामने वाला तुम्हारा असली रूप बहुत जल्दी निकाल लेगा। तो वही वाली बात है, अगर अंदर का फल सड़ चुका है तो आप छिलके पे पानी डाल के उसको ताजा नहीं रख सकते। कितनी देर रखेंगे? वो मारते हैं ना वो फल सब्जी वाले कि चमक आएगी इनमें, नहीं रख सकते ताजा। अगर फल सड़ चुका है तो वो छिलके तक वो सड़न पहुंचेगी ही पहुंचेगी, आप उसको नहीं रोक सकते। सो लाइकवाइज पर्सनैलिटी इज नॉट लाइक वियरिंग अ सर्टेन काइंड ऑफ मास्क ऑल द टाइम. Mask is only relevant as long as we are playing a certain role. Do understand this particular point. जब तक आप कोई रोल प्ले कर रहे हैं तब तक मास्किंग की जरूरत है, बिल्कुल है। अब सपोज यू आर वर्किंग इन एन ऑफिस, सो देयर इज अ सर्टेन डेकोरम यू आर सपोज टू फॉलो, कि दीज आर द ऑफिस आवर्स एंड आपका अटायर इस तरीके का होना चाहिए, आपका बिहेवियर ऐसा होना चाहिए, फॉर्मल अटायर या फॉर्मल बिहेवियर. So that is required for that particular period, but that does not mean that all the time you are wearing that particular mask or demeanor. हम तो पूरी जिंदगी मास्क पहनने के लिए तैयार हैं, अपने घर वालों से भी मुखौटे पहन के रहते हैं. रियल कम्युनिकेशन नहीं है, वहां पे भी कई बार मुखौटों की टाइमिंग गड़बड़ हो जाती है. मम्मी के सामने और पापा के सामने और भाई के सामने और बहन के सामने और समवन स्पेशल के सामने और दोस्त के सामने, और तो कई बार टाइमिंग गड़बड़ हो जाती है. दिन में इतने तो मुखौटे पहनने हैं, और वह इसीलिए मैं लेकर के प्रॉब्लम तक लेकर के आया. ये मेरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, देखो आप. सो मास्क इज ओनली रेलेवेंट एज लॉन्ग एज वी आर प्लेइंग अ सर्टेन रोल. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट रोल वी नीड टू अनमास्क आवरसेल्व्स, otherwise we start feeling bored because you are constantly reflecting, showcasing something else what you are not. तो भाई कितने देर तक रोल प्ले करोगे? फिर अंदर से बोर्डम तो आएगी ना. एंड दिस इज द मेन रीजन ऑफ द एपिडेमिक विच इज नोन एज बोर्डम, पर्टिकुलरली इन द प्रिविलेज्ड क्लास ऑल अक्रॉस ग्लोब. आप गरीब लोगों को कभी ये नहीं सुनेंगे ये कहते हो कि यार बहुत बोरियत हो रही है. उनको बोरियत नहीं होती, ये प्रिविलेज क्लास की समस्याएं हैं, बोर्डम. क्योंकि पूरी जिंदगी नाटक हो चुकी है, नकली है. तो अगर आप नकली ही लगातार हैं, अपने मन से कुछ कर नहीं रहे, सब कुछ डिक्टेटेड है, ऑलरेडी स्क्रिप्टेड है, यू आर जस्ट प्लेइंग द रोल्स, समवन एल्स हैज रिटन योर स्क्रिप्ट. आखिर आप देखो डिप्रेशन की जो समस्याएं हैं, चाहे 2015 के समय में दीपिका पादुकोण को हुई थी, आलिया भट्ट, और ऐसे बहुत सारे ऐसे अनगिनत नाम हैं जिनको यू कॉल सो कॉल्ड प्रिविलेज्ड क्लास. उनके पास सब कुछ है जो इंसान जिंदगी में एस्पायर करता है, बट स्टिल दे आर सफरिंग देयर सक्सेस. सो कॉल्ड सक्सेस मीन्स व्हाट? अगर तुम्हारी सफलता तुम्हारी सफरिंग है तो इसका मतलब तुम्हारी सफलता की डेफिनेशन में समस्या है. तो मैं जैसे आपको हर जगह पहले प्रॉब्लम का एहसास कराता हूं, मेरे लेखन में भी आपको वो नजर आएगा. वो नकली काम नहीं कि ऐसे टाई पहनो ऐसे बात करो. तुम सेल्स एग्जीक्यूटिव बनने के लिए जिंदगी में पैदा नहीं हुए हो, या सिर्फ एक खास रोल के लिए. पर्सनालिटी थोड़ा गहरा मामला है. आओ अब देखो अगला पैराग्राफ किस तरीके से पहुंच रहा है, नेक्स्ट पैराग्राफ कैसे आ रहा है. क्योंकि आपको जब लिखना है तो यह सोचना आना चाहिए कि हम कहां पे गियर बदलें, किस तरीके से. क्या हो जा रहा है इसको? सो if personality is not a reflection of the individual essence, then it is just like a peel which embedded with the fruit anymore, which is not, yes, which is not embedded with the fruit anymore. इस लाइन का क्या मतलब हुआ? क्योंकि देखो अंडरस्टैंडिंग की बात है. अगर आप खुद नहीं अंडरस्टैंड करोगे, सामने वाले को अंडरस्टैंड नहीं करा पाओगे. क्या लिखा हुआ है? अब हमने इस नतीजे पे हम पहुंच चुके हैं कि इसलिए if personality is not a reflection of the individual essence, if I am meeting Gautam, I am meeting Siddharth, I am meeting Shivam, Akshat, Abha, Satyaprakash, whosoever is, everyone is unique in his or her own right. There is an individuality with all of you. And while I am meeting to you people, and वो आपकी जो individuality है, जो आपकी खासियत है, वो reflect नहीं हो रही, और तुम बस एक भीड़ के भेड़ हो, देर इज ए टर्म कॉल्ड शीपल, देन देर इज नो पॉइंट, देन देर इज नो पॉइंट ऑफ आवर एग्जिस्टेंस.
ऊपर वाले ने हमें यूनिक बनाया, डीएनए यूनिक है बाय डिफॉल्ट। ये हम वैसे ज्ञान के लिए बात नहीं कर रहे, सभी को पता है भाई डीएनए यूनिक होता है, वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं अच्छा ये हमारी स्पेशल आइडेंटिटी है, यूनिक आइडेंटिटी। सो बाय डिफॉल्ट वी आर यूनिक। लेकिन हमें क्या करना है कि एक ही जैसा मुखौटा पहन के एक ही लाइन में दौड़ लगानी है, फिर वहां पे दिक्कत आ जाती है। और अब उस पर्सनालिटी का जमाना चला गया। आजकल बहुत सारे नए टर्म्स इजाद हो चुके हैं, चाहे आप कहीं पे भी देखें, लाइक डिसरप्शन इज अ न्यू ऑर्डर। सो वॉट एवर हैज बीन द ऑर्डर, आर डेफिनेशन, स्टैंडर्ड डेफिनेशन फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स, उनमें चेंजेस आ रहे हैं। People are applying contemporary intelligence. I use this particular term, contemporary intelligence. Then that is just like a peel which is not embedded with the fruit anymore. तो ये वही हाल है इस समय कि अब आपका वो जो पील है वो अब उस फ्रूट से अलग हो चुका है। Now let's try to understand development of personality with the analogy of the tree. With the analogy of the tree. The first building block is the belief system. It's like the root of a tree. Belief is like programming of computer software over which the functioning of the hardware system depends upon. There are multiple factors like environmental influences, level of exposure, familial background, and so on, which helps out in shaping a certain belief system. The next step is the thought process. The next step is the thought process, which fundamentally depends upon the belief system. Every thought what we come up with crops out of the belief system, and these two building blocks resides in the root which is not visible. ये second paragraph है. What do you get out of this? क्या समझ में आ रहा है यहां से? यस अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मुझे यह बताओ कि तुमने क्या समरी लिखी, प्रेसी राइटिंग आता है ना, क्या समझ में आ रहा है यहां से? व्हाट डू यू गेट? एक बार और पढ़ो। इफ पर्सनैलिटी इज नॉट अ रिफ्लेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल एसेंस, देन इट इज जस्ट लाइक अ पील विच इज नॉट एम्बेडेड विद द फ्रूट एनी मोर। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी विद द एनालॉजी ऑफ अ ट्री. The first building block is the belief system. It's like the root of a tree. Belief system is like programming of computer software over which the functioning of the hardware system depends upon. There are multiple factors like environmental influences, level of exposure, familial background, and so on, which helps out in shaping a certain belief system. The next step is the thought process, which fundamentally depends upon the belief system. Every thought what we come up with crops out of the belief system, and these two building blocks resides in the root which is not visible. Now I have 2 to 3 questions to ask. आप में से कितने सारे लोगों को ये पढ़ना जो है ये मुश्किल लग रहा है? यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस पैराग्राफ इज ट्राइंग टू से. हाँ जी, क्योंकि ये आपके लिए दिक्कत होती है जब आप अखबार भी पढ़ते हो, मैगजीन भी पढ़ते हो, मैं लाख कह लूं आपको दिक्कत हो रही, जबकि ये बातें हमसे ही जुड़ी हुई हैं. ये बातें हमसे जुड़ी हुई हैं. हम यहां पे अफगान क्राइसिस के बारे में या उसकी हिस्ट्री के बारे में हम यहां पे बात नहीं कर रहे. वी आर टॉकिंग अबाउट आवर डेवलपमेंट. आई कैन अंडरस्टैंड. नहीं, डेफिनेटली अनु, फॉर यू इट्स टू इजी. नविंदर के लिए मुश्किल है, ओम प्रकाश के लिए मुश्किल है. अब यहां पे एक छोटी सी बात और, आई एम गेटिंग इट लिटिल बिट. हाँ, मुझे एसके को दिक्कत हो रही है, कुछ लोगों को समझ में आ रहा है. शालिनी कह रही है आप पढ़ रहे हो तो समझ आता है. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है. आई एम एबल टू अंडरस्टैंड. क्लियर मीनिंग आशा को अभी नहीं समझ आ रहा, लेकिन जब मैं आपको समझा रहा हूं तब आपको समझ में आ रहा है. हाँ या ना? ये सभी के साथ हो रहा है. अब जरा इस बात को भी समझो. ऊपर वाली समस्या तो हमें समझ में आ गई ना. आज ये क्लियर, बहुत काम का ये सेशन होने वाला है. और तुम खुद सोच लो कि 2014 में ये लिखा हो गया है मेरे द्वारा, तो मैंने अपने ऊपर कितना काम किया होगा, क्योंकि ये निचोड़ है. लिखना निचोड़ होता है. अब देखो यहां पे ये वाला पैराग्राफ आपने पढ़ लिया. हमने यहां 2 स्टेप की बात की. इस पैराग्राफ में बात हो रही है कि आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट को किस एनालॉजी के जरिए देख सकते हैं. एनालॉजी के क्वेश्चंस करते हो ना वो रीजनिंग के अंदर,
दो शब्दों में जो रिलेशन है वैसा ही रिलेशन दूसरे वाले शब्द की तरफ होना चाहिए, उसी को हम एनालॉजी कहते हैं। सो वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि हमारी पर्सनालिटी ओवर द पीरियड कैसे डेवलप होती है। यहां पे कौन कौन से एस्पेक्ट की बात हो रही है? मल्टीपल फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, लेवल ऑफ एक्सपोजर, इन सभी चीजों का फर्क है। आप कहां पैदा हुए हो, आपका पालन पोषण कैसा हुआ है, किस तरह की आपकी अपब्रिंगिंग रही है, आपका सर्कल किस तरह का रहा है, आपके माता पिता किस सोशल स्ट्राटा से आते हैं, आपका बचपन कैसे गुजरा है, इन सभी चीजों का फर्क आपकी पर्सनालिटी के ऊपर पड़ता है। तो अगर हम सिर्फ सुपरफिशियल तरीके से ऊपर से कुछ मुखौटे ओढ़ने की बात करते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, तो वो गलत चीज है, वो गलत बात है। वो मुखौटा एक हवा का झोंका आएगा, एक तेज पानी का बहाव आएगा और वो उड़ जाएगा। और आप ऐसे में डरे भी बहुत रहते हो। क्यों डर लगता है आपको बार बार? इसी से तो डर लगता है भाई। स्पोकन से क्यों डर लगता है? इंग्लिश स्पीकिंग से क्यों डर लगता है? कहीं आज मुखौटा उतर ही न जाए, असली चेहरा दिख ही न जाए। क्योंकि ये तो पता है कि असली चेहरा सुंदर नहीं है हमारा। मैं असली चेहरा सुंदर नहीं है उस सेंस में नहीं कह रहा जो नेचर ने हमें दिया है। हम अपनी कमियों के बारे में उस सेंस में मैं बात कर रहा हूं। आपको समझ में आ रहा होगा आई थिंक। लिटरल मत ले लीजिएगा इस बात को, क्योंकि देखो हम जैसे दिखते हैं उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। बहुत सारे लल्लुओं को यह लगता है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब सुंदर बॉडी बना लेना या नैन नक्श अच्छा होना है, ऐसे होठ ऐसे नाक होना, वो पर्सनालिटी होती है। तो छोड़ दो वो। सोशल मीडिया ने इन सब शब्दों का तुम्हारा कवाड़ा कर रखा है। आज पर्सनालिटी की पूरा खोल के रखने वाले हैं हम यहां पे, कैसे वो डेवलप होती है। तो सबसे बेसिक बात यहां पे क्या हो रही है कि भाई दो चीजें जो जड़ में होती हैं, जो दिखाई नहीं देती, वो क्या है? बिलीफ सिस्टम। और बिलीफ सिस्टम से क्या पैदा होता है? थॉट प्रोसेस। बिलीफ सिस्टम को किसके साथ जोड़ा गया है? बिलीफ सिस्टम को जोड़ा गया है कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के जरिए। कि कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर है, जो उसकी प्रोग्रामिंग है, उसी के ऊपर उसकी फंक्शनिंग डिपेंड करती है। और ये प्रोग्रामिंग कैसे हो रही है हमारी? ये प्रोग्रामिंग जैसे मैंने बताया कि इसमें बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, फैमिलियल फैक्टर्स हैं, परिवार से संबंधित जो है, आपका एक्सपोजर किस तरीके का रहा, बचपन से किन तरह की चीजों का एक्सपोजर आपको दिया गया, क्या पढ़ा है, सुना है आपने, इन सभी चीजों का रोल आपके बिलीफ सिस्टम में होता है। कितने सारे बच्चे ग्रुप डी की नौकरियों के लिए जाते हैं, वहां संख्या अप्लीकेंट्स की करोड़ों में होती है। क्यों जाते हैं वो? क्यों जाते हैं? एक सज्जन में राजस्थान से बात हो रही थी, वो अपने जिले की बात की। उन्होंने कहा सर यहां तो एसएससी का भी बच्चा नहीं है, यहां बच्चा बस जीडी के लिए जाता है, वो जो जनरल ड्यूटी वाली नौकरी होती है, मतलब जवान की भर्ती के लिए, या ग्रुप डी के लिए, रेलवे की नौकरियों के लिए। क्यों जाता है? क्या रीजन है उसका? क्या उस बच्चे का हक नहीं है कि वो बेहतर पढ़ाई करके बेहतर नौकरी ले? तो यहां पे उन्होंने क्या कहा, सर हमारे एरिया में तो एसएससी के भी बच्चे नहीं हैं, यहां बच्चा उसी के लिए जाता है। उसको अंग्रेजी से इतना डर लगता है, जिन एग्जाम्स में अंग्रेजी नहीं आती या लेवल बहुत लोअर होता है, बच्चे वहां जाते हैं। तुम जवानी खराब कर रहे हो। तो यहां पे क्या आ गया? यहां फैमिलियर फैक्टर्स भी आ गए, एनवायरमेंटल फैक्टर्स आ गया कि उसके घर में कभी उन चीजों का उसने एक्सपोजर लिया ही नहीं कि अच्छा हाँ इसी पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा और अगर हम बेहतर करें तो हम अच्छा कर सकते हैं। उसको एक्सपोजर ही नहीं है। और पूरी दुनिया हमेशा पॉजिटिव सोचो की बात करती है, थॉट्स। ये बात समझो पहले कि तुम्हारे थॉट्स ऊपर से नहीं आ रहे हैं कहीं। इफ आई एम टेलिंग यू दैट प्लीज डू थिंक समथिंग इन रशियन लैंग्वेज, विल यू बी एबल टू थिंक अबाउट? तुम अगर रशियन लैंग्वेज नहीं जानते हो, जर्मन लैंग्वेज नहीं जानते हो, यू कांट थिंक। तुम्हारी थॉट्स वही क्रिएट होती है जो तुम्हारा बिलीफ सिस्टम है, जो तुम्हारी प्रोग्रामिंग है, वहीं से थॉट क्रिएट कर सकते हो। तो ये जो हम बार बार बोलते रहते हैं, और ये वेस्टर्न फिलोसोफर्स ने बहुत बात करी इसके ऊपर, हमारे ज्ञान को थोड़ा थोड़ा उठा करके और बहुत ही हल्के तरीके से वो मोटिवेशनल स्पीकर बन गए और खूब पॉजिटिव थॉट, दुनिया भर में इसकी ब्रांडिंग चलती है। और उसके बाद दुनिया में हालात क्या है वो आप देख रहे हैं। सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड लोग इस समय हैं दुनिया में। डिप्रेशन हैज बिकम अ पैंडेमिक। ये तो मैंने 7 साल पहले लिखा था, एपिडेमिक शब्द का इस्तेमाल मैंने किया था। अब तो हालात पूरे खराब है। और आप देखोगे जो विकसित देश हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, या आप अपने देश में या किसी भी देश में जो टॉप लेवल क्लास जिसको हम सो कॉल्ड कहते हैं, संपन्न लोग हैं, वो ज्यादा इन बीमारियों से परेशान है। इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ तो चल रहा है। बट अगेन हम उसको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, ऊपर से लीपापोती कर देंगे। नो आई एम हैप्पी। इसमें मैंने बहुत अच्छा फोटो और लगाया है, एक ऊपर ब्लॉग आप देखोगे, ये तो पर्सनालिटी के ऊपर है ना, बहुत सारे लिखे हुए हैं इस तरीके के। एक बहुत सुंदर सा फोटो था, अभी दिखाता हूं मैं तुम्हें।
हैप्पी एंडिंग्स, कि हम किस तरीके से अंदर, पहला ही ब्लॉक था, सॉरी ये सबसे पहले होगा वो, अब देखो इसमें कोई कॉपीराइट का इशू है नहीं, मेरा कंटेंट है तो मुझे तो कोई दिक्कत, देखो ये हाल है हमारे, आई एम फाइन, हम ऐसे ही हैं, आई एम फाइन, कोई सब ऐसे पूछ रहे हैं हेलो हाउ आर यू, आई एम फाइन, अंदर है दर्द, बता सकते नहीं, रोज अंदर रहे रो और बाहर क्या कह रहे हैं, आई एम फाइन। ये सबसे पहले ये ब्लॉग लिखा था मैंने, ये 19 सितंबर 2014 का, उसी साल लिखा था, सितंबर अक्टूबर के अंदर, बैक टू बैक। उस समय मैं थोड़ा खाली था, अपना करियर स्विच कर रहा था, तो मुझे पढ़ने का काफी मौका मिल रहा था वहां पे। तो जो पढ़ रहे हो उसी को लिखो, उसके बारे में सोचो, थॉट क्रिएट करो। तो खैर अभी हम पर्सनालिटी वाले को ही पढ़ते हैं, आप जाकर के इनको सभी को पढ़ सकते हैं, ये एक अच्छी एक्सरसाइज होगी आपके दिमाग के लिए। अब देखो ये जो पेड़ की एनालॉजी बनाई हुई है ना, अभी जो पढ़ रहे हो उसको इमेज के जरिए भी दिखाया हुआ है। रूट क्या है, जो दिखता नहीं है। यहां पे आता है बिलीफ सिस्टम एंड थॉट प्रोसेस, क्योंकि आपकी जैसी बिलीफ सिस्टम होगी थॉट प्रोसेस वहीं से निकलेगा। जिस तरह की प्रोग्रामिंग हुई है, जो बचपन से डाला गया है, वहीं से थॉट निकाल सकते हो, कहीं और से नहीं निकलने वाला। अगला जो ट्रंक है वहां पे क्या आता है, फीलिंग्स एंड एटीट्यूड। ब्रांचेस क्या है, आपकी एक्शन एंड हैबिट्स। और ये जो पूरे पेड़ का ये आउटलाइन है, ये होती है हमारी पर्सनालिटी। तो इतने तरीके से उसको समझाया है कि पर्सनालिटी बाई प्रोडक्ट है इतने सारे फैक्टर्स का, इस बात को समझो। तो आओ अब हम चलते हैं यहां पे। तो दो एस्पेक्ट आपको समझ में आ गया कि डिपेंड्स अपॉन द बिलीफ सिस्टम, एवरी थॉट व्हाट वी कम अप विद crops out of the belief system and these two building blocks resides in the root which is not visible. अगला क्या है, hence now we need to understand that whatever we think of anything is our own creation. A very important and powerful line. We do feel that हम क्या बोल रहे होते हैं कि नहीं उसने ऐसा कहा तभी तो मैंने ऐसा सोचा। हम हमेशा अपने सोचने के लिए, अपने एक्शन के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। अरे भाई, जो तुम सोच रहे हो वो तुम्हारी क्रिएशन है, क्योंकि उसी घटना पे अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं। लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल। अब सपोज यू आर बिजी इन सम इंपॉर्टेंट वर्क एंड देयर इज अ पर्सन हु इज कॉन्स्टेंटली पोकिंग यू। तुम किसी महत्वपूर्ण काम को कर रहे हो और कोई एक इंसान तुम्हें छेड़ रहा है, वो कोई भी हो सकता है। अब ये तुम्हारे पास चॉइस है कि तुम उसके उस पोकिंग को किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हो। रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड। शब्दों का फर्क समझो। जब आप रिएक्ट करते हो तो आपकी चाबी दूसरे के पास होती है। जैसे आपको बहुत सारे लोग जानते हैं कि अगर वो आपसे ये कहेंगे तो आप क्या करोगे। उन्हें पता है कि आपको कैसे गुस्सा दिलाना है, उन्हें पता है कैसे आपको मनाना है, कैसे आपको पुचकारना है। ये सर नो, हाँ या ना, ये होता है। लोग हमें ऑपरेट करते हैं इस तरीके से। तो वहां पे आप जब रिएक्ट कर रहे हो तो आपकी चाबी दूसरे के पास है। जैसे पेपर सेटर, या जैसे मैं आपको कल कोई शब्द दे रहा था यहां पे, मैं क्या कह रहा था कि भाई तुम्हें ये बाकी के दो वर्ड का मतलब ज्यादातर लोगों को नहीं पता। आप कहते हैं हाँ नहीं पता, क्योंकि मैं आपको समझता हूं, आपको जानता हूं इन जनरल, मोटे मोटे तौर पे। तो जो आपको जानेगा इस तरीके से ऑपरेट करेगा और फिर वो आपसे रिएक्शन निकलवाएगा। तो पेपर में जो समझदार बच्चे हैं वो रिस्पॉन्स देते हैं और बेवकूफ बच्चे रिएक्ट करके गलत ऑप्शन में चले जाते हैं। रिस्पॉन्स में चाबी आपके पास होगी। इफ समवन इज पोकिंग यू, नाउ इट्स योर चॉइस दैट व्हाट यू वांट टू डू। यू कैन स्लैप दैट पर्सन, आप उसको चिल्ला भी सकते हैं, यह भी पावर है आपके पास। और आपके पास यह भी पावर है कि आप उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान मत दो और आप इस बात को समझो कि दिस टाइम इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर मी। If I am going to be engaged in any kind of transaction, इमोशनली, वर्बली कुछ बोल रहे हो, इमोशनली तुम परेशान हो रहे हो, तो तुम जिस काम पे तुम्हें ध्यान देना है तुम नहीं दे पाओगे। हो सकता है सामने वाला तुम्हें डिसएम्पावर करने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए वो काम कर रहा हो, तो वो भले ही तुम्हें पोक कर रहा है लेकिन तुम उसका कुछ भी जवाब नहीं दोगे। तुम थप्पड़ भी मार सकते हो, चिल्ला भी सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते। चॉइस तुम्हारी होगी ना, सामने वाला थोड़ी तय करेगा कि नहीं मैं तुम्हें डिसाइड करने वाला हूं। तो इसलिए यह समझना बहुत जरूरी है
कि नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड वॉट एवर वी थिंक ऑफ एनीथिंग इज आवर ओन क्रिएशन, बिकॉज दैट कम्स आउट ऑफ अ पर्टिकुलर बिलीफ सिस्टम. वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर थॉट्स, नो बडी एल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. डू अंडरस्टैंड दिस बेसिक थिंग. हाउ वी रिस्पॉन्ड टू एन external stimuli is our own choice, and that is being governed by the conditioned programming or the belief system. I'm able to see your comment, Siddharth, but because a lot of people have asked me to keep the time at this particular interval, like 6 to 7. कोई बात नहीं, आप बाद में भी देख सकते हैं अगर आपकी क्लासेस हैं, क्योंकि देखो करियर वेल पे इतनी सारी क्लासेस हैं, मैं जानता हूं आप कहीं ना कहीं एनरोल होंगे, तो आप बाद में देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. और मुझे पता यह भी कि आप चाहते हो लाइव देखो, बट अब हम उसमें कुछ कर नहीं सकते भाई. Hence now we need to understand that whatever we think of anything is our own creation. We are the creator of our thoughts. Nobody else is responsible for that. How we respond to an external stimuli is our own choice, that is being governed by the conditioned programming or the belief system. This is absolutely logical. Yes or no? This is absolutely logical. आप देखते हैं बहुत सारे लोग छोटी छोटी चीजों पे उनको गुस्सा आ जाएगा या वो रिस्पॉन्स देना शुरू कर देते हैं. वहीं पे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता. अब देखो, समवन हु इज इन्वॉल्व्ड इन टॉप लेवल मैनेजमेंट विल नॉट लुक आफ्टर पेटी थिंग्स इन द ऑफिस. वो ये नहीं देखने वाला है कि अच्छा कौन लेट आया, कौन जल्दी चला गया, तुमने उसने उसके लिए मैनेजर्स नीचे रख रखे हैं. जो टॉप सीईओ है या जो फाउंडर है वो इन चीजों में नहीं इन्वॉल्व रहता है, क्योंकि उसको बड़े फैसले लेने हैं. उसके डिसीजन से पूरी कंपनी के ऊपर फर्क पड़ेगा. तो ये आपको तय करना है कि आपको किन चीजों में पढ़ना है, कहां नहीं पढ़ना. चीजें हो तो बहुत सारी रही हैं. सो हम किस तरीके से एक्सटर्नल, अब देखो यहां पे स्टिमुलाई की बात हो गई. अब बाहर से जो भी कुछ आ रहा है वो क्या है, वो आपका स्टिमुलाई तो है, वो बाहर से आ रहा है, और आप उसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं ये आपकी चॉइस है. और हम वो कैसे करेंगे वो डिपेंड किस पे करेगा कि हमारी कंडीशन प्रोग्रामिंग या बिलीफ सिस्टम कैसा है. लेट्स इमेजिन अ सिचुएशन. द रिजल्ट ऑफ द फाइनल ईयर ऑफ अ ग्रेजुएट प्रोग्राम इज बीइंग डिस्प्लेड. The student who has topped the chart is obviously very happy, and for him the whole ambience and atmosphere is very pleasant. But the student who got failed, for him same ambience and atmosphere may seem very boring and obnoxious. So it's not the weather which is changing, it's the two different minds who are perceiving the same weather differently as per their respective state of mind. बात समझ में आ गई ना. जब एग्जाम का रिजल्ट आता है, लगा है नोटिस बोर्ड पे, तो भाई जो बच्चा टॉप करता है उसके लिए वो मौसम बहुत सुहाना है, वो मौसम बहुत सुहाना है, बहुत अच्छा है, राइट. बट समवन हु गॉट फेल्ड, उसके लिए वही मौसम कैसा है, वो मौसम बहुत ही बोरिंग है, डिप्रेसिंग है. तो मौसम तो वही है, जो हमारे ऊपर वाले माले का मौसम होता है वही मौसम हमें नजर आता है. ठीक है, अब आप चलो अगले ब्लॉक पे हम चलते हैं. द नेक्स्ट ब्लॉक इज ऑफ द फीलिंग्स. फीलिंग्स आर नथिंग बट द इंटेंस थॉट पैटर्न. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन अगेन, because in speaking you need to look at this particular aspect as well, like I mentioned earlier as well, like in any interview kind of setup or group discussion. In a group discussion, if you are speaking for let's say 50 seconds, but what you are speaking, that is very solid stuff, solid content, there are chances that you will be selected. And there is one candidate who is just keep on shouting for 3 minutes, 4 minutes, talking about irrelevant stuff, right? Whatever he's talking about, that is not in sync and coherence. तो शायद उसकी बात कोई नहीं सुनेगा. तो अगर आप एक सॉलिड लाइन का इस्तेमाल करते हैं, और सॉलिड लाइन आने में बहुत सारा दिमाग में आपको बात चलानी पड़ती, तब जाकर के वो लाइन आप लिख पाते हैं. तो फीलिंग्स क्या है हमारी? फीलिंग्स आर नथिंग बट द इंटेंस थॉट पैटर्न. कैन यू नो गिव मी एन एग्जांपल अपनी जिंदगी से? देखो बहुत ही बेसिक है. स्कूल के दिनों में जब वाइवा होता था, तो वाइवा में एंटर करने से पहले मान लो एक्सटर्नल आए हुए हैं, आपकी सांसें कैसे फूल जाती थी. आपका अब रोल नंबर आने वाला है, आप सपोज 46 रोल नंबर है आपका, 43 का आ गया, 44 आ गया, सबसे पूछ रहे क्या पूछा क्या पूछा. और जब तक तुम पहुंच रहे हो इंटरव्यू देने के लिए,
तब तक क्या देख रहे हो? तब तक तो देख रहे हो कि भाई वहां पे तुम्हारी सांस फूल रही है, तुम्हारे गालों का रंग बदल रहा है, हाथ पैरों में कंपन हो रही, तुम बिल्कुल हिले हुए हो। तो यानी वो जो फीलिंग है तुम्हारी नर्वसनेस की किसी भी सिचुएशन में, हाँ ये सबके साथ हुआ, आई डू नो, मयंक अजीत कह रहे हैं सर मेरे साथ हुआ, सबके साथ हुआ है। स्पीकिंग में भी यही होता है, पब्लिक स्पीकिंग में यही होता है, इंटरव्यू में यही होता है, हमेशा होता है। तो अब आप बताओ मुझे बहुत ईमानदारी से कि क्या वहां पे वो जो एक्सटर्नल आया था वाइवा लेने के लिए, वो आकर के तुम्हें धमकाया था, डराया था? अरे कुछ नहीं किया उसने। तुम तो बैठे थे दूसरे कमरे में भाई, तुम दूसरे कमरे में बैठे थे, बट क्योंकि तुमने एक थॉट लगातार सोचे जा रहे हो, लगातार सोचे जा रहे हो 20-25 मिनट से, पता नहीं क्या पूछेंगे मेरे, तो ये 10 में से मैंने यही 6 चैप्टर तैयार किए हैं, कहीं ये बाकी के 4 चैप्टर से सवाल तो नहीं पूछ लिए जाएंगे। अब आपकी सांसें फूलनी शुरू हो गई, स्ट्रेस हार्मोन सीक्रेट होना शुरू हो जाते हैं बॉडी के अंदर, क्योंकि जैसी थॉट्स होगी उसी तरीके से सारा का सारा जो बायोकेमिकल चेंजेस है वो होना शुरू हो जाते हैं। तभी तो ये हाथ कांपने लगता है, पैरों में कंपन होने लगती है, आवाज लड़खड़ाने लगती है, भर्राने लगती है। सामने वाला तुम्हें थोड़ी डरा रहा है भाई। अब तो बात समझ आ गई ना कि वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर थॉट्स, एंड इफ यू कीप ऑन क्रिएटिंग वन थॉट, लगातार सोचे जा रहे हो, वही तुम्हारी फीलिंग्स में क्रिएट हो जाता है। तुम्हें वहीं पे बैठे बैठे कोई डिप्रेस कर सकता है, बीमार कर सकता है, और तुम वहीं बैठे बैठे बहुत चार्जड अप भी हो सकते हो और बहुत खुश भी हो सकते हो। दोनों पावर तुम्हारे पास है। तो इसीलिए लिखा है यहां पे कि फीलिंग्स आर नथिंग बट द इंटेंस थॉट पैटर्न। इफ देर इज अ पर्टिकुलर थॉट पैटर्न एंड यू आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट दैट, यू आर इंटेंसली थिंकिंग अबाउट दैट, यू विल क्रिएट अ सर्टेन सॉर्ट ऑफ फीलिंग, एंड यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस द ट्रांजिशन ऑफ फीलिंग एज वेल। सपोज रिजल्ट आने वाला है तुम्हारा, बोर्ड के रिजल्ट्स आने वाले हैं, इस बार तो खैर धुआंधार रिजल्ट आया है। तो बोर्ड का रिजल्ट जा रहे हो तुम कैफे पे देखने, जैसे जब शुरू शुरू में इंटरनेट आया था कैफे पे लोग देखने जाया करते थे, एकदम सांस फूल रही है तुम्हारी, पूरी सांस आ नहीं रही, और जैसे ही तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आ गया कैसे ट्रांजिशन हो जाता है। अब पता नहीं तुमने कौन कौन से सपने और सोच लिए उतनी ही देर में, अच्छा हाँ अब तो इतने नंबर आ गए, ये करूंगा, इस कोर्स में जाऊंगा, जिंदगी ऐसी होगी वैसी होगी। एक बालमन बड़ा कुछ सोचता है अपने किशोरावस्था में। तो कहने का मतलब क्या कि ये ट्रांजिशन कहां से हो रहा है, ये आप ही तो कर रहे हो। आप एक खास तरह की थॉट उस सिचुएशन से पहले क्रिएट कर रहे थे, कैफे तक पहुंचने से पहले आपकी थॉट क्रिएट थी, आप चुपचाप बैठ करके गए, और अभी भी आप ही थॉट क्रिएट कर रहे हैं। तो आपकी जो भी फीलिंग होती है वो एक थॉट पैटर्न को जब लगातार सोचते हो तो होता है। द काइंड ऑफ फीलिंग्स वी हैव मोस्ट ऑफ द टाइम दैट शेप्स आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। ये वर्ड को ना इतना मतलब बर्बाद कर दिया हमने, एटीट्यूड। यहां पे बोलते हैं कि भाई वो लड़की एटीट्यूड दिखा रही है, वो लड़का एटीट्यूड दिखा रहा है। देयर इज अ वर्ड इन इंग्लिश दैट इज कॉल्ड शॉविनिज्म। देयर इज अ कैटेगरी, जैसे कल हम ग्रुप की बात कर रहे थे, दैट इज कॉल्ड एपोनीम्स, वेयर द वर्ड्स कम फ्रॉम सम सॉर्ट ऑफ लिविंग, नॉन लिविंग, फिक्शनल, नॉन फिक्शनल कैरेक्टर्स। तो शॉविनिज्म मीन्स व्हाट? शॉविनिज्म वर्ड कहां से आता है? निकोल शॉविन के नाम से, जो कि नेपोलियन बोनापार्ट का आर्डेंट कमांडर था। तो हम शॉविनिस्ट उसको बोलते हैं जो अपनी आइडेंटिटी को बेहतर और दूसरे की आइडेंटिटी को कमतर आंके। तो अगर तुम किसी को, ये कॉलेज में बहुत इस्तेमाल करते हैं लड़के लड़कियां, शी इज अ शॉविनिस्ट, ही इज अ शॉविनिस्ट, तो इसका मतलब कि बहुत एटीट्यूड वाली लड़की है, वो बहुत एटीट्यूड वाला लड़का है। तो हमने एटीट्यूड शब्द को मतलब बर्बाद किया है, उसको समझा नहीं सही सेंस में कि वो क्या है। वो पैटर्न यहां पे दिख रहा है। इसके बारे में आप देखो तो आइंस्टीन साहब ने बहुत अच्छे अच्छे कथन कहे हैं। So the feelings we have most of the time that shapes our attitude towards life. So feelings and attitude constructs the trunk of the tree. These two factors are the supporting block of the tree of the personality. Then the last two blocks are action and habit. The kind of attitude we have developed over the years that reflect in our each and every action. When our multitude of actions get repeated, that becomes our habit, and when all our habits got accumulated, that becomes our personality. Actions and habits are analogous to the branches and leaves of a tree, and the outliner of the tree loaded with the fruits and flowers tell about the personality of the tree. And this personality has a very rigid and concretized form, and we start getting identified with this. अब ये क्या समझ में आ रहा है इससे? देखो एक छोटी सी आदत और डालो।
कि जैसे आप कोई भी कंटेंट अगर पढ़ रहे हैं, राइट अप पढ़ रहे हैं, एंड यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट राइट अप इन वन टाइम रीडिंग, रीड द सेकेंड आर्टिकल 2 टाइम, आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगी. रीड द सेम आर्टिकल 3 टाइम्स, नाउ योर अंडरस्टैंडिंग विल बी इंप्रूव्ड कंसिडरेबली. सो ये प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है. अब देखो लाइफ स्किल्स है, इसीलिए जो सेल्फ हेल्प कैटेगरी की जो बुक्स होती हैं वो बेस्ट होती हैं इसीलिए स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि वहां पे हमारी बात हो रही है. तो अब यहां पे आप फ्लो चार्ट पूरा देख के, अब अगर मैं आपको दिखाऊं यहां पे कि भाई क्या बना है हमारा फ्लो चार्ट, तो अब तक क्या समझ में आया आपको? सबसे पहले क्या आया? बिलीफ सिस्टम. बिलीफ सिस्टम जैसा होगा वैसा क्या क्रिएट करोगे आप? थॉट क्रिएट करोगे. आया ना? किसी थॉट को लंबे समय तक सोचते जाओ, वो क्या बन जाती है? तुम्हारी फीलिंग. जैसी तुम्हारी फीलिंग होती है वो ऐसा ही क्या होगा? तुम्हारा एटीट्यूड. अब जैसे मान लो कोई इंसान अपने आप में ही बहुत परेशान है, बेचैन है, फ्रस्ट्रेशन वाली फीलिंग है, उसका एटीट्यूड कैसा होता है? आप फ्रस्ट्रेटेड आदमी से मिलो, कैसा एटीट्यूड होगा उसका? कैसे बात करेगा वो आपसे, कैसे हाथ मिलाएगा, कैसे चलेगा? हर एक चीज में उसका एटीट्यूड रिफ्लेक्ट करता है. यानी आपका एटीट्यूड आपके हर एक्शन में रिफ्लेक्ट करता है. मैं लाख आपको सिखा दूं कि बेटा यू शुड एंटर द इंटरव्यू रूम लाइक दिस, यू शुड ग्रीट द पैनल इन दिस पर्टिकुलर मैनर, राइट, यू शुड सिट ऑन चेयर इन दिस पर्टिकुलर मैनर. आपको वो टेबल का यूज करना है, नहीं करना है, व्हाट शुड बी योर आई मूवमेंट, व्हाट शुड बी योर फिजिकल एक्सप्रेशन. ये सब क्या है? ये बाहर से मैं सिखा रहा हूं. अगर वो बदलाव तुम्हारे अंदर नहीं आया तो पैनल के सामने जाकर के तुम्हारा असली चेहरा नजर आ जाएगा. हम हमेशा चीजों को बाहर से पकड़ रहे होते हैं. लाइफ इज एन इनसाइड आउट प्रोसेस. इफ आई वॉन्ट टू चेंज समथिंग इन माई लाइफ, आई हैव टू वर्क विद इन. तो बाहर तो अपने आप फिर चेंज हो जाएगा, वो ऑटोमेटेड है. अगर अंदर से बदलाव हो रहा है तो बाहर बदलाव होगा. अब जैसे आप काम कर रहे हैं अपने प्रोनाउंसिएशन के ऊपर, अब आपकी आदत पड़ गई है कि आप जब पढ़ते हो तो अब आप डेवलपमेंट बोलते हो, डेवलपमेंट नहीं बोलते. आप इकोनॉमी नहीं बोलते, इकोनॉमी बोलते हैं आप, राइट. आप अबाउट नहीं बोलते, आप अबाउट बोलते हो. अब ये फर्क पड़ रहा है. आप ध्यान रखते हो कि जब मैं शब्द का उच्चारण करूं तो सही करूं. नाउ द चेंज इज हैपनिंग फ्रॉम विद इन. वो अब बाहर आएगा, अब वो फ्लो में नहीं निकलेगा. क्योंकि पूरी जिंदगी अगर मैंने डेवलपमेंट बोला है तो 10 दिन के अंदर मैं डेवलपमेंट बोलना नहीं शुरू करूंगा. वो तभी पॉसिबल है जब मैं उस चीज को लेकर के बहुत ही कॉन्शियस हूं कि मैं बोलूं तो सही बोलूं. ठीक है. और देखो जब हमारे एक्शंस, कोई भी एक्शन बार बार रिपीट होता है तो वो क्या बन जाता है? वही तो हमारी आदत होती है. हम क्या है गाना, मैं हूं आदत से मजबूर. तो लोग कहते हैं यार मैं तो आदत से मजबूर हूं, क्या ही करूं मैं यहां पे. अब देखो एक छोटी सी चीज और बताता हूं, आप सभी के साथ हुआ होगा. आपको अपनी बहुत सारी आदतें पसंद नहीं है, ऐसा और नो? आप अपने आप से भी ये वादा करते हो. आदतों का क्या मतलब? जब कोई किसी भी चीज के लिए आप हैबिचुअल हो जाते हो ना, तो आपका जो एक्शन है वो फैकल्टी ऑफ माइंड को बाईपास कर जाता है. आपको ये पता है कि मैं ये जो काम करता हूं रोज, ये गलत काम है, ये आपको भी पता है. बट और फिर जब उस गलती का एहसास होता है तो अंदर क्या पैदा होती है भाई? अंदर आप पछतावा करते हो. फिर अपने आप से वादा भी करते हो कि व्हेन द नेक्स्ट टाइम दिस काइंड ऑफ सिचुएशन वुड अकर, मैं उस तरीके से तो रिस्पॉन्स नहीं करूंगा जैसे इस बार किया था, अगली बार बदलूंगा अपने आप को. लेकिन होता क्या है, अगले बार भी जब वैसा सिचुएशन आता है तो आप वैसे ही रिस्पॉन्ड करते हो जैसा आप करते आ रहे हो. और फिर आप अपने माथे पे ठोकते हो, भैया क्या है यार, मैं इतना कमजोर आदमी हूं. जो हमने एक बार शुरू में भी बात की थी, मैं इतना कमजोर आदमी को सुबह अपने साथ वादा करता हूं और शाम को तोड़ देता हूं. और इस प्रोसेस में हम लगातार एज एन इंडिविजुअल वीक हो रहे होते हैं. चाहे कोई कितना भी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास करा ले, ऐसा आदमी हमेशा कमजोर रहेगा. मैं इसीलिए सुपरफिशियल ज्ञान नहीं दे रहा. हम नीचे से बात कर रहे हैं, नीचे से चेंज आएगा, ऊपर वाले चेंज अपने आप आ जाएंगे. वो बस समझाऊंगा, आप अपने आप अडेप्ट कर लोगे. अगर आपने ये नहीं समझा तो वैसा कंटेंट तो ऊपर वाला कंटेंट तो सब दे रहे हैं. चेंज हमेशा लाइफ में अंदर से आता है, तब बाहर ऑटोमेट हो जाता है वो. और आपकी सारी हैबिट्स जब मिलती हैं तभी तो वो पर्सनालिटी बनती है. अब आप देखो इस पर्सनालिटी के बनने के पीछे कितने सारे स्टेप्स हैं. और हमें लगता है कि 1 महीने के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास ज्वाइन करके पीडीपी करके हमारी पर्सनालिटी बदल जाएगी. अरे नहीं बदलेगी, वो और गंदी हो जाती है.
क्योंकि तुम्हारी फिर ओरिजिनल रहती नहीं। ओरिजिनल रहते थे, कम से कम अट्रैक्टिव थे, सामने वाले को अट्रैक्ट करते थे। तुम्हारी, मैंने पहले ही बात करी, ओरिजिनलिटी अट्रैक्ट करती है। आप रियल हैं, वो चीज अट्रैक्ट करेगी। यार नकली चीज कहां अट्रैक्ट करती है भाई? हमने एग्जाम्पल नहीं लिया था। वो छोटा बच्चा बेचारा सबको अट्रैक्ट करता है, और यहां जब हम बड़े होते हैं और लीपा पोती कर रहे हैं कि नहीं कोई कन्या नजर तो डाले, कोई नजर नहीं डाल रहा। कन्या भी सच समझ के आ रही है, सजना है मुझे सजना के लिए, उस पर भी कोई नजर नहीं डाल रहा। वो सजना के लिए संवर रही है बेचारी। तो हम जब बड़े हो रहे हैं तो हम ये चाह रहे हैं कि कुछ भी करके लोग देखे तो सही, अट्रैक्ट तो हो, तब लोग नहीं हो रहे, क्योंकि वहां पे नकलीपन ज्यादा है और बच्चे में इनोसेंस ज्यादा है। वो इनोसेंट है अभी, उसने मुखौटे पहनने नहीं सीखे हैं अभी। हम सिखा देते हैं थोड़े टाइम के बाद बच्चों को भी, बेटा ऐसे करो, बेटा वैसे करो, तो जो कचरा हमने इकट्ठा किया उधर भी ट्रांसफर कर लेते हैं। आज बच्चों का सुसाइड रेट कितना बढ़ गया है, आप देखें। बच्चों में मानसिक बीमारियां कितनी तेजी से बढ़ी हैं। उसमें हमारी परवरिश का बहुत बड़ा योगदान है कि हम किस तरीके से बच्चों की परवरिश कर रहे हैं। बच्चे कुछ और नहीं हो गए, वो दे आर जस्ट द टूल्स फॉर द मसाज ऑफ योर ईगो। क्योंकि तुम समाज में जो तुम्हारा सर्कल है वहां बोलो कि मेरा बेटा ऐसा है, मेरी बेटी ऐसी है, उसने ये किया, उनके बेटे ने ये किया, मैं तो इतने क्लासेस कराती हूं, ये है वो है, तो वो उसके लिए टूल हो गया तुम्हारे ईगो के मसाज के लिए। अरे कोई सामान थोड़ी है, उस पर इतना अधिकार क्यों जताते हो? इट्स अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, पैदा ही किए हो, अधिकार थोड़ा ही हो गया। देखो ये ऑनर किलिंग जैसे कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे तुम्हारा सामान है, तुम्हारा घर है, तुम्हारी गाड़ी है, वैसे ही तुम्हारा बच्चा हो जाता है, तुम्हें ऐसा लग रहा होता है। अरे तुम माध्यम मात्र थे, उसको ठीक ठाक परवरिश दो, ठीक ठाक एक्सपोजर दो, उसको जो करना होगा वो ठीक ठीक कर ही लेगा। यहां तो हम 25 साल तक के बच्चा हो जाता फिर भी उसको कॉन्फिडेंस नहीं आया। मैं एक बार, कई बार अपने बैचेस में मैंने एक घटना शेयर करी है, कुछ 4-5 साल पुरानी बात है। मैं चंडीगढ़ से वॉल्वो में बैठ करके दिल्ली आ रहा था, देख रहा हूं एक 24-25 साल का लड़का दिख रहा है, पूरा 6 फीट का है, और बस में बैठा है, उसको भी दिल्ली आना है। मम्मी पापा दोनों खड़े हैं बस के बाहर, बिस्लेरी की बोतल दी जा रही है बाबू को, लेज दिया जा रहा है बेटे को। है मम्मी कह रही है बेटा पहुंचते ही फोन करना, पापा भी देख रहे हैं बिल्कुल उन्हीं आंखों से। अरे भाई घोड़े जैसा हो गया, 6 फीट का, 25 साल का, छोड़ दो अब उसको, पहुंच जाएगा वो। नहीं, नहीं छोड़ते हैं। ये जानवर, जीव जंतु, पक्षी अपने बच्चे को खाना पीना सीख जाए थोड़ा, उसके बाद वो ला करके खाना भी नहीं देते उनको। और ये दिक्कतें दोनों तरफ से हैं, इस बात को समझें आप। शायद उस 25 साल के बच्चे ने 25 साल की उम्र तक अपने मां बाप को इतना कॉन्फिडेंस नहीं दिया कि नहीं जी मैं ठीक ठाक हूं, मैं कर लूंगा, बड़ा हो गया हूं, आप चिंता मत करिए, मैं ले लूंगा अपना पानी, मुझे ला करके देने की जरूरत नहीं है, आप लोग जाइए। उसने भी शायद अपने मां बाप को यह कॉन्फिडेंस नहीं दिया। अगर दे देता तो शायद ऐसे हालात नहीं होते। और ये मां बाप को भी सोचना है कि नहीं भाई, अगर तुम्हें अपनी जो तुमने उसको परवरिश दी है उस पर कॉन्फिडेंस है तो छोड़ दो ना, संभाल लेगा वो, हमेशा आंचल में ही थोड़े रहेगा। तो ये दोनों तरफ से ये समझना बहुत जरूरी है। हम सब दोनों तरह के एज ग्रुप में हो सकते हैं इन बैचेस के अंदर, इस क्लास के अंदर, इस सेशन के अंदर। तो इन बातों का ध्यान रखिए, ये चीजें थोड़ी गहरी हैं। ये कोर्स सिर्फ इसलिए नहीं है कि अंग्रेजी बोलना सीख जाओ, ये थोड़ा सा गहरा कोर्स आपके लिए डिजाइन किया मैंने, और सारे एस्पेक्ट्स हैं। पता नहीं इसके बाद वाले कोर्स में मैं इतना कुछ लेके आऊं ना लेके आऊं, क्योंकि हर बैच के बाद एक थोड़ा एक्सपेरिमेंट होता है, पता लगता है कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, या इस तरह का चाहिए तो फिर हम अलग तरह से और कुछ कर सकते हैं इस पे। बट दिस इज समथिंग विच इज रियली इंपॉर्टेंट, जहां आपकी बात। तो भाई साहब ये पर्सनैलिटी बाई प्रोडक्ट है इतने सारे प्रोसेसेस का, इसी की बात हुई है अभी तक के पैराग्राफ में। अब देखो, सो द नेक्स्ट ब्लॉक इज ऑफ द फीलिंग्स। अब यहां से पढ़ लिया आपने, और इसीलिए हमारी पर्सनैलिटी क्या होती है, बड़ी रिजिड होती है। तुमने देखा होगा ना घरों में तुम्हारे काम की मुहर होती है। मम्मी कहेंगी अच्छा ये वाला काम तो शिवम का है, पापा कहेंगे नहीं नहीं ये काम तो मंजू ने किया है। इसका क्या मतलब है कि हम इस आदत की वजह से बहुत ही आसानी से प्रिडिक्टेबल हो जाते हैं, लोग हमें प्रेडिक्ट करने लग जाते हैं। और ये कितनी खतरनाक बात है भाई, कि अगर तुम्हें कोई इतनी आसानी से प्रिडिक्ट कर जाए कि अच्छा ये वाला काम, ये काम तो उसने किया होगा, ये उसी का काम है, कैसे पता लग रहा है? हम इतने प्रिडिक्टेबल हो गए। अरे जिंदगी इतनी जिंदा होनी चाहिए कि मुझे खुद ना पता हो कि व्हाट आई एम गोइंग टू डू द नेक्स्ट मोमेंट। जैसे मैंने आज के क्लास से 5 मिनट पहले ये सोचा, मैंने एक दिन बोला भी था कि मैं दिखाता हूं, फिर मुझे लगा सब फिर ओपन करना पड़ेगा।
आज 5 मिनट पहले सोचा कि यार एकदम लॉजिकल बात तो चल रही, बच्चे अंग्रेजी में सोचने के लिए परेशान है, उनको भी लगे कि उनके सामने जो उनके फैसिलिटेटर खड़े हैं इस समय, उन्होंने 7 साल पहले ये सोच के ही तो लिखा था कि कहीं और से लिख दिया था। और ये सोच कहां से पैदा होगी? ये बहुत सारे सोर्सेज से पढ़ने और समझने के बाद पैदा होती है। इसलिए मैंने बार बार कहा कि लिसनिंग एंड रीडिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग। अगर तुम एक अच्छे स्पीकर या राइटर बनना चाहते हो, राइटर नॉट की किसी की कोई किताब लिखने के लिए, मतलब तुम अच्छे तरह से अपनी बात को कह सको, तो उसके लिए 2 खुराक हैं आपके, रीडिंग एंड लिसनिंग आर इनपुट्स, राइटिंग एंड स्पीकिंग आर आउटपुट्स। डू अंडरस्टैंड दिस थिंग। स्पीकिंग तो आउटपुट है ना भाई। आप स्पीकिंग की क्लास में हैं, आप अगर अपने आप को इनपुट नहीं दे रहे, आप कानों को कुछ नहीं दे रहे, अपने ऊपर वाले माले को नहीं दे रहे कुछ, आप कुछ पढ़ते नहीं है, सुनते नहीं है, समझते नहीं है, एनालाइज नहीं करते, निचोड़ नहीं निकालना जानते, क्या बोलोगे, क्या लिखोगे भाई? Therefore, these 6 building blocks, namely belief system, thought process, feelings, attitude, actions, and habits, are the foundation stone of the personality building. Whether this personality belongs to a person or an organization, these 6 crucial blocks will always be there. And once I came to the realization and understanding of these building blocks, I will no more be a personality. I will be spontaneous, unpredictable, and absolutely effortless in all my efforts. We always love effortless people. If there is a performer, there is a singer, there is a speaker, and that person is absolutely effortless, वो ऐसे अपने काम को कर रहा है जैसे लग रहा है कि एक बहती हुई नदी है जिसका कहीं रुकावट नहीं है, क्या फ्लो है इसका, मजा आता है आपको देखने में, and you are absolutely enraptured in that particular situation. But if someone is effortless, someone is spontaneous, उसके पीछे उसने बहुत काम किया है, उसने अपने आप को इतना कॉन्फिडेंस दे दिया कि भाई मैं उस मोमेंट में ठीक ठाक ही काम कर लूंगा. I will use my contemporary intelligence. I will be here and now. I will be in the moment. And I am confident of the fact that whatever I am going to do in that particular situation, that would be great. तो ये आने में टाइम लगता है. अब देखो ये लाइन दोबारा पढ़ो. 6 बिल्डिंग ब्लॉक्स की बात हो गई. वेदर दिस पर्सनालिटी, मैंने थोड़ा सा क्योंकि कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में था, लीडरशिप, ये सबके ऊपर टॉक्स लिखे गए, इसीलिए यहां पे ब्लॉक्स लिखे गए हैं, इसीलिए मैंने यहां पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन दोनों लिखा है. ये 6 क्रूशियल ब्लॉक्स विल ऑलवेज बी देयर, ये हमेशा रहेंगे. यस और नो? ये लॉजिकल थे कि नहीं थे? हर एक चीज लॉजिकल है. And once I came to the realization, understanding of these building blocks, I will no more be a personality. अब आप कोई पर्सनालिटी नहीं रहेंगे. कोई पर्सनालिटी बड़ी रिजिड सी चीज है, वो बहुत रिजिड है, वही लिखा है. I will be driver of my personality and will not be driven by my personality. Now you are the driver of your personality. Whatever kind of personality is required, you will be absolutely comfortable in that particular situation. Right? अब आप उस मुखौटे के अंदर, उस मास्क के अंदर रोल नहीं निभा रहे. Now you are absolutely fluid actor, right? जो कि उस सिचुएशन में जैसा करना है कर रहे हो. So, the next time when I am unhappy with my responses or actions which is being performed by me without my consent, even for the years, but that response is bound to happen bypassing my faculty of mind and intellect, then I need to work upon my conditioned programming which is responsible for that response if I am not happy with the outcome of my life, and still giving the same input with the similar software, expecting that the some magic will happen and output will be transformed. So that is not going to happen. अब आप देखो मैंने यहां लंबे सेंटेंसेस लिखे हैं, जो हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर ये बात समझी थी. छोटे छोटे क्लॉजेस यहां ऐड होते जा रहे हैं. For a changed output, input and software must be changed. Likewise, if I want to keep the branches and flowers of a plant fresh and live, I need to provide the water and nutrients into the root and not on a particular branch or flower. है? अगर मान लो तुमने घर में कोई पौधा लगाया है और वो पौधा सूख रहा है, या तुम्हें उसकी 2-4 पत्तियां सूखी नजर आ रही हैं, तो क्या तुम स्प्रिंकलर से उन पत्तियों के ऊपर पानी डालते हो? क्या नहीं डालते हो. वो एक पहचान है कि पौधा अब सूख रहा है, ये 4 पत्तियां सूख रही, तो मुझे पानी कहां देना है? जड़ में देना है. तो पर्सनालिटी इतने सारे इनपुट्स का आउटपुट है. हम ऊपर से माज के पर्सनालिटी सही नहीं कर सकते, उसके लिए रूट्स पे काम करना पड़ेगा.
वही लाइन यहां पे इस पैराग्राफ में वही लिखा है कि अगर अगली बार मैं अपने रिस्पॉन्स से नाखुश हूं, अपने एक्शन से हम नाखुश हैं, जो कि मेरे द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है बिना मेरे कंसेंट के, कई बार होता है ना, क्या कहते हैं लोग, यार मुझे खुद नहीं समझ आया मुझसे कैसे ये, मैंने ये कैसे कह दिया, मुझसे ये कैसे हो गया, मुझे तो खुद ही नहीं समझ आया। बोलते हो नहीं बोलते हो? आप भी बोलते हो, आपके आसपास के भी लोग ऐसे बोलते हैं, यार मुझे तो खुद ही नहीं समझ आया मैंने ऐसा कैसे कर दिया, कैसे कर दिया, क्यों? आगे लिखा है यहां पे, बट दैट रिस्पॉन्स इज बाउंड टू हैपन बाई पासिंग माई फैकल्टी ऑफ माइंड एंड इंटेलेक्ट। क्योंकि अब इतनी आदत सी हो चुकी है उस तरह के रिस्पॉन्स की कि वो करने से पहले आप माइंड और इंटेलेक्ट के फिल्टर से नहीं गुजारते उसको, कि जो मैं कहने जा रहा हूं, करने जा रहा हूं, वो सही है कि गलत है, बस कर दिया क्योंकि करते आ रहे हैं फॉर द ईयर्स। Then I need to work upon my conditioned programming which is responsible for that response. भाई अगर कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में गड़बड़ है, सॉफ्टवेयर सही करते हो ना, मतलब कैसे पता लगता है सॉफ्टवेयर गड़बड़ है या प्रोग्रामिंग गड़बड़ है या फिर से विंडोज इंस्टॉल करनी पड़ेगी? जब तुम्हारा आउटपुट सही नहीं आता, तुम्हारा काम सही नहीं हो रहा, लैपटॉप बंद हो जा रहा है, दिक्कत आ रही है कुछ, या तुम्हें कुछ और काम करवाना है, कुछ और आउटपुट चाहिए उस कंप्यूटर से, तो क्या करोगे? उसके लिए अलग से प्रोग्रामिंग करोगे उसकी। तो अगर हमें अपनी जिंदगी रूपी कंप्यूटर से कुछ और आउटपुट चाहिए, आई एम नॉट हैप्पी विद माई आउटपुट ऑफ माई लाइफ, किसी भी तौर पे, करियर, रिलेशनशिप, स्टडीज, व्हाटसोएवर यू आर इन्वॉल्व्ड इन, किसी भी फील्ड के लिए बात अप्लीकेबल है कि इफ यू आर नॉट हैप्पी विद द आउटपुट मींस व्हाट, यू नीड टू चेंज ईदर द इनपुट और द सॉफ्टवेयर जिससे वो इनपुट प्रोसेस होकर के आउटपुट दे रहा। वही यहां पे लिखा है साफ साफ, इफ आई एम नॉट हैप्पी विद द आउटकम ऑफ माई लाइफ एंड स्टिल गिविंग द सेम इनपुट, खुश भी नहीं हो, अपनी आदतों से, अपने कर्मों से खुश नहीं हो, परेशान हो, चेंज करना चाहते हो, लेकिन कर तुम वही रहे हो जो तुम 4 साल पहले कर रहे थे, 3 साल पहले कर रहे थे या कल कर रहे थे, और तुम सोच रहे हो कि अब तो कुछ चमत्कार हो जाएगा और मेरी जिंदगी में बाहर आ जाएगी, फूल खिल जाएंगे। तो ऐसा नहीं होने वाला। तो सम मैजिक विल हैपन एंड आउटपुट विल बी ट्रांसफॉर्म्ड, सो दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। एक चेंज्ड आउटपुट के लिए इनपुट एंड सॉफ्टवेयर मस्ट बी चेंज्ड। Likewise, if I want to keep the branches and flowers of a plant fresh and alive, हम पानी कहां देंगे? पानी जड़ों को देंगे, right? Not on a particular branch or flower. शिवम पूछ रहे हैं हम कहां पढ़ते? बेटा लिखा तो है यहां पे satendratiwari.blogspot.com। ये गूगल का हुआ करता था उस समय, डेटिंग विद लाइफ करके मिल जाएगा आपको। ऐसे आपने ट्विटर पे फॉलो किया है कि नहीं मुझे? ट्विटर, मेरा जो ट्विटर का प्रोफाइल है ना, @सत्येंद्र तिवारी ही है। आप उस प्रोफाइल को खोलोगे ट्विटर पे तो वहां पे भी ये ब्लॉग का लिंक है। बस आपको ये ध्यान रखना, तिवारी में यहां पे TE है, SATEYENDRATEWARI.blogspot.com। मैं पढ़ा भी दूंगा, मैं सोच रहा हूं यूट्यूब पे कर दूं ये। क्या कहते हो आप? यूट्यूब पे करना चाहिए। आप सब यंग माइंड्स हैं, आपको लगता है कि चीजें बहुत काम की हैं और बहुत सारे लोगों के लिए हेल्पफुल होंगी, तो मैं इनको यूट्यूब पे कर दूंगा, एक एक संडे को एक एक पढ़ा दूंगा कम से कम। इससे बहुत सारे लोगों का कल्याण हो सकता है। मैं खुद पढ़ रहा हूं इतने टाइम के बाद। स्वाति, नोट करने का चक्कर छोड़ो बच्चे, समझो। अभी नोट तो जिंदगी भर किया हमने, पेपर ही तो काले किए हैं। चलो, ये समझने के लिए था कि आपको सोचना कैसे है, ठीक है। कल थोड़े से और पॉइंट्स आपको दूंगा मैं। अब देखो यहां पे, and who will tell me that the time has come to revamp the software? Nobody but my own life experiences. Satyendra sir is not required. I am just a trigger to you people. किसी और को जरूरत नहीं है कि तुम्हें आउटपुट बदलने का समय आ चुका है। Who will tell me that the time has come to revamp the software? Nobody but my own life experiences will tell me if I'm not happy with the experiences of my life. Whatever outcomes I am getting in different fields, I am not happy with that. So that is a clear indication that the time has come to revamp the whole software, whole system. Some sort of problem is there. If I am not happy with my actions, feelings and life experiences, then these factors are enough indicators that my programming has become obsolete and irrelevant. Time has come to rewire the fundamental programming with the pragmatic, means practical and dynamic intelligence, and not with the handed over dogged dogmas and beliefs. दूसरों के द्वारा दिए गए कॉन्सेप्ट पे की जिंदगी मत जियो। वी लिव कॉन्सेप्ट्स ऑफ लाइफ, नॉट लाइफ। अच्छा जीवन ये होता है, महान बच्चे ये करते हैं, ये वाला कोर्स लेते हैं, ये ऐसी पर्सनालिटी होती है, ये सब क्या है? ये सब कॉन्सेप्ट्स हैं, जिंदगी नहीं है। जिंदगी के साथ जुड़ जाओ,
जितना रियल रहोगे, जितना जिंदा रहोगे, उतने इफेक्टिव रहोगे। और इसीलिए देखो ये लास्ट लाइन लिखी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेस पर्सनैलिटी मोर प्रेजेंस, मोर पर्सनैलिटी लेस प्रेजेंस। दैट स्मॉल चाइल्ड हैज लेस पर्सनैलिटी एंड दैट इज वाई दैट स्मॉल चाइल्ड हैज मोर प्रेजेंस। एग्जाम्पल लिया था ना छोटे बच्चे का, है सभी की आंखें वहीं रहती हैं, 6 महीने का 1 साल का बच्चा हो, जितने लोग हैं आसपास सब उसकी तरफ देख रहे हो, देखो उसकी वो पर्सनैलिटी नहीं है, उसकी प्रेजेंस इतनी है। और वहीं पर लोग तैयार होके आएंगे, खूब पर्सनैलिटी, मेकअप, ये वो, कोई देखता नहीं है उधर। आप जितना मुखौटा पहनोगे आपकी प्रेजेंस उतनी कम हो जाएगी। तो हमेशा अपनी प्रेजेंस बढ़ाओ कि यार कहीं दाखिल होते हो, कहीं पहुंचते हो, किसी महफिल में हो, तुम किसी टॉक में हो, किसी ग्रुप में हो, किसी टीम में हो, कुछ है ऐसी बात तुम्हारे अंदर जो बाकियों से तुम्हें अलग बनाती है, हमें उस पर काम करना है। ठीक है, तो बाकी वो वाला ज्ञान तो आपको मिलेगा जो हर जगह मिलता, बट ये वाला ज्ञान जो है ये नहीं मिलेगा आपको हर जगह। वो तो हम सब स्लाइड पीपीटीज मेरे पास पड़ी हुई हैं, और ये सब आप देख रहे हो कितना पुराना काम है ये सारा। तो ये थोड़े से जो मिड लेवल मैनेजमेंट कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में इन तरह की चीजों को बहुत अच्छे से डिस्कस होती थी ये, तो अब आप तक पहुंच रही हैं, आसानी से पहुंच रही हैं, और जितनी यंग जनरेशन तक ये चीजें पहुंचे उतनी अच्छी है। जिंदगी में ठोकर खाने के बाद, चोट लगने के बाद समझ में आए तो वो बुरी है। अब इसमें देखो कुछ भाई हमारे 12वीं वाले भी हैं, 10वीं वाले भी आ गए हैं, पता नहीं कैसे स्पोकन के नाम पे, तो हो सकता है उनको बहुत जल्दी सब चीजें समझ में आए, तो उनकी जिंदगी में और जल्दी बदलाव आए। ठीक है, तो चलिए, आई होप सो कि आज का सेशन आपको लगा हो इंटरेस्टिंग। और ये इसी के लिए था कि मतलब आप सोचने की जब बात करते हो ना, कि जो आइडिया है आपके मन में उसको अंग्रेजी भाषा में सोचना है, बस और कुछ नहीं करना है। हिंदी में सोचोगे, अंग्रेजी में ट्रांसलेट करोगे तो दिक्कत है। और मैंने कहा था इससे, इस काम के लिए खुद से मुलाकात से बढ़िया कोई काम नहीं है। चुपचाप अपने साथ रहो, एकांत में रहो, शांत रहो। कोई चीज, मान लो कोई आर्टिकल तुमने पढ़ा भी, अब जैसे आपने ये वाला आर्टिकल मेरे साथ पढ़ा, आपको बात समझ भी आई। अब आप खुद से पूछें क्या हम अकेले पढ़ के समझ सकते थे विदाउट गिविंग दीज एग्जांपल्स एंड ऑल, तो शायद जवाब होगा नहीं। अब समझ आ गया, तो अब आप अब इसके ऊपर भी एक समरी लिख सकते हो कि सर ने पर्सनालिटी डेवलपमेंट का प्रोसेस बताया। क्या मुझे वो 6 स्टेप याद है? बिलीफ सिस्टम, थॉट प्रोसेस, फीलिंग, एटीट्यूड, एक्शन, रिजल्ट। एक्शन, एक्शन बार बार रिपीट होगा, हैबिट, हैबिट से पर्सनैलिटी। तो ये पूरा का पूरा 6 स्टेप लगे हुए हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के पीछे। तो जब सोचोगे, लिखोगे, गलतियां करोगे, ट्रायल एंड एरर, तब जाकर के ये चीजें आएंगी। ऐसा नहीं है कि तुरंत आ जाएंगी। ठीक है, तो इन पे काम करते रहिए। ठीक है, चलिए, सो दैट्स ऑल। कल मुलाकात करते हैं और कल इसके आगे फिर प्रोसीड करेंगे। थैंक यू।